गुड मॉर्निंग सभी को फिर से जोहार। इट्स बिन अ लॉन्ग क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी हिस्ट्री पीजीडी की। आज हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा। हमारा जो टॉपिक है वो है जो अभी रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्ट्री से पास किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 1932 आधारित पॉलिसीज़ जो है इनकी, और रिजर्वेशन जो 77% है, जो इसका जो प्रावधान जो किया गया है इस चीज़ के रिगार्डिंग में हमारी क्लास आज की होने जा रही है। मेरा नाम अचल प्रियदर्शी है और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई हैव ऑथर्ड 5 बुक्स टिल नाउ, और मेरी एक यूपीएससी हिस्ट्री पे बुक इस साल के अंत तक आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रिसर्च असिस्टेंट ऑन द संथाल ट्राइब for TRI Ranchi, and I have actually documented few work profile for Forest Department Government Jharkhand, जो कि मेरे मास्टर्स से लेकर के यूपीएससी प्रिपरेशन स्टेज में उस समय चल रहे थे। एंड दिस इज एग्जामिनेशन आई हैव अपीयर्ड और क्लियर्ड, एंड फाइनली आई हैव UGC नेट इन हिस्ट्री एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम हार्वर्ड डिविनिटी इन रिलीजन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटिव। फाइन। तो आज की जो टॉपिक है उसके बारे में एक आपको छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। आज के क्लासेस में हम जानेंगे, वी विल गेट टू नो अबाउट डोमिसाइल, व्हाट इज़ डोमिसाइल, एंड देन डोमिसाइल वर्सेस सिटीजनशिप, देन डोमिसाइल बाय बर्थ, जो कि डोमिसाइल जो होते हैं उनको दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, तो उसके बारे में जानेंगे, बाय बर्थ एंड बाय चॉइस। फिर डोमिसाइल इन इंडिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देन डोमिसाइल एंड रेसिडेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें तीन हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स आ गए, सिटीजनशिप, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस। देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कि डोमिसाइल के रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर देन वाई 1932 हैज़ बीन एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द year that actually has been considered by the government of Jharkhand, not only this government but even the 2002 Marandi government. Then after, what makes Jharkhand special? झारखंड में ये जो चीज़ें हो रही हैं 1932 और जो भी चीज़ें हैं, तो इनके साथ जो दो और स्टेट जो इनके साथ फॉर्मेशन हुए थे, जिनकी 2000 फॉर्मेशन हुई थी, दैट इज़ छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, तो उनसे ये स्पेशल स्टेटस कैसे एक्वायर करता है। आफ्टर देन, वाई इज़ लैंड सेटलमेंट सर्वे इम्पॉर्टेंट। आफ्टर देन, व्हाट इज़ प्लानिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, जो कि नियोजन नीति है और मतलब रेसिडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसीज़ है, नियोजन और लोकल जो पॉलिसी है उसमें प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंस क्या होता है, रेसिडेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट नीति, इसके बारे में बात करेंगे, इनके हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी पॉलिसीज़ की क्रिएशन यानी कि सृजन होने से क्या क्या इम्प्लीकेशन पड़ती हैं। एंड देन आफ्टर इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल 9, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास का सबसे बड़ा जो हाईलाइट रहने जा रहा है इस क्लासेस का, वो ये नहीं रहने जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पक्ष का क्या लेना देना है, दूसरे पक्ष का क्या नहीं लेना देना है। वी आर गोइंग टू टॉक द की वर्ड्स दैट एक्चुअली डील्स विथ द इंटायर सिनेरियो, राइट, जो कि जेपीएससी और यूपीएससी या किसी भी इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पे इम्पॉर्टेंट क्रिएशन हो जाते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द परसेप्शन, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द नैरेटिव्स, वी आर ओनली जस्ट गोइंग टू डील विद द कीवर्ड्स जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं और उसके क्या मतलब और मायने दोनों निकलते हैं, राइट। ये क्लास बाइलिंगुअल होगी एंड माई एम्फेसाइज विल बी मोर ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, दो आई विल ट्राई टू प्रेजेंट टू यू ईजिएस्ट वे इन हिंदी। मैं हिंदी में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने मैं इसकी प्रसंग को और इसकी प्रासंगिकता दोनों को प्रस्तुत कर सकूँ। फाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म होती है वो होती है सबसे बड़ी हॉलिस्टिकली, वो होती है दैट इज़ सिटीजनशिप, राइट। सिटीजनशिप सबसे बड़ी इस टर्म्स में आएगी, जिसका एक स्टेटस जो होता है वो नेशनैलिटी से रिलेटेड होता है
और इसकी जो रेलेवेंस होती है वो कंट्री लेवल की होती है, यानी कि नेशनल लेवल की होती है। तो फंडामेंटली इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स में मैंने आपको मेंशन करने की कोशिश की है कि सिटीजनशिप इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ पॉलिटिकल स्टेटस, and political status you can also tell that constitutional validity, with the constitutional validity, and a domicile is related to his civil rights. Fine, civil rights, charters of जो होते हैं सिटीजनशिप के, नागरिक जो अधिकार होते हैं, तो बेसिकली जो चीज़ें होती है डोमिसाइल, इन दोनों में फंडामेंटली जो डिफरेंस होती है वो ये होती है। सेकेंड चीज़ इज़ कि नेशनैलिटी सर्टिफिकेट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ योर्स नेटिविटी, ठीक है। नेटिविटी यानी कि स्थानीयता के हिसाब से चीज़ें होती हैं, एंड इट इज़ यूज एज अ प्रूफ फॉर योर रेसिडेंस इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो आप किसी देश में कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, किसी भी एक पेक्युलर कंट्री में, उसके हिसाब से नेशनलिटी की सर्टिफिकेट जो है वो ऑथराइज होती है। वेयर एज डोमिसाइल इज स्टेट लेवल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपने देखा है कि ये अगर इंडिया है तो अगर इसमें हमारी जाती है सिटीजनशिप, जाती है, तो अगर ये पर्टिकुलर अगर कोई एरिया है, इसमें हमारा जो एक स्टेट रोल ऑफ कंट्रोल जो होगा वो डोमिसाइल के थ्रू ही इंटरेक्शन होती है किसी भी उसके अपने सिटीजन से या रेसिडेंट से। सिटीजन और रेसिडेंस में जो डिफरेंस होगा वो आपको आगे मैं बताता हूँ। तो वेयर एज डोमिसाइल इज अ स्टेट लेवल सर्टिफिकेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वैलिड एज अ प्रूफ फॉर रेसिडेंट इन अ पर्टिकुलर स्टेट। फाइन, as I already told you that state have their own domicile policies, जैसे कि झारखंड में अभी के डेट में जो एग्जिस्टिंग है दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम 2016, जो कि रघुवर दास के टाइम से है। तो उनकी जो पॉलिसीज़ है वो अभी क्या कहते हैं कि अभी चल रही है। फाइन, तो स्टेट के अपने पास राइट्स होते हैं डोमिसाइल पॉलिसीज़, उसके रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसको सेटअप करने का। Next is citizenship is basically status as a member of a nation. Fine, and citizenship comes with certain rights and privilege. तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, नेशनल लेवल पे चीज़ें होती हैं, नेशनलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, that comes under the citizenship. Fine, the next point comes, the domicile on the other hand is where you live with the intent to stay. It can be city, state or a country. Fine. So if anyone out there want to have a screenshot of this, you can have, please. Fine. Second thing जो हम बात करेंगे, it's more comprehensively and exclusively about domicile. So what is domicile? The domicile is a country in which a person has a permanent residence. Fine. In terms of domicile, the residence does not relate to the physical aspect of maintaining a house or residence. ठीक है? In terms of domicile, the residence does not relate to the physical aspect of maintaining a house. Does not relate. Mind this thing. Mind this thing. Does not relate to physical, यानी कि शरीर के तौर पे रहने के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं होता है। It more so relate to the intention of a person to remain at a place forever unless circumstances should occur to change his or her intention. Hence, maintenance of a residence or home does not serve to establish domicile. और जो next point होगी वो है कि for instance, if an Indian person move to the USA temporarily, मान लो कि अगर हम internationally इस चीज़ को example की तरीके से लेते हैं, on the H-1B visa for employment purpose, his her domicile would continue to be in India as the permanent residence, जब तक कि जैसे कि हम यहाँ का सिटीजनशिप को जब तक कि छोड़ नहीं दें और यूएस के सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं कर दे, तब तक जब तक वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हुआ है तो डोमिसाइल वो उनकी जाति नहीं है, वो रिटेन होती है। Until unless you are not going to give up with your citizenship,
of the country, that is India, because we do not have the provision of dual citizenship, but US has the provision of dual citizenship. But this doesn't mean कि आप इंडिया और यूएस दोनों का acquire करके रख सकते हैं, क्योंकि at the moment when you get to the US citizenship, you acquire US citizenship. This is the moment you cease to be the citizen of the country, that is called India. Fine. So please have a screenshot, anyone who actually need this. Fine. नाउ जैसे सिटीजनशिप के बारे में आप पढ़े होंगे कि पांच तरीके से उसको अक्वायर किया जा सकता है, उसी हिसाब से डोमिसाइल को भी अक्वायर करने के दो तरीके होते हैं, दैट इज़ बाय बर्थ एंड बाय चॉइस. फाइन. तो बाय बर्थ क्या कहता है कि मान लो कि अगर आपके फोर फादर्स अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल लॉजिक हो गया. तो व्हाट इट सेज कि डोमिसाइल बाय बर्थ और ऑरिजिन इज द डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन विच शी और ही acquires at birth from parents. ठीक है, that is the natural जो thing होती है वो that is acquirance. The domicile of birth or origin is involuntary and continues to be the domicile of the person until the person chooses to create a permanent residence elsewhere. Most persons retain domicile by birth as their domicile even long after moving abroad for job or education purpose. Fine. So this is domicile by birth, that actually you acquire just on the basis of your birth, hereditary. Fine. Please take a screenshot if you wish. And then there is domicile by choice. Fine. So you will come to know that what is this now. So a person can take on a domicile by choice by taking up a fixed residence in a country different from the domicile of birth. तो जैसे कि ये बात होती है कि झारखंड में आकर के आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ झारखंड, देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस. इफ एनीवन वांट टू सेटल इन दिस सर्टेन पार्ट ऑफ द रीजन दैट इज इन झारखंड, तो the first point deals with that a person can take on a domicile by choice by taking up a fixed residence in a country different from the domicile of birth. If an Indian national moves to a USA temporarily on a H-1B visa, then obtains citizenship of green card to stay in the US indefinitely with no intention of returning to India, then it could be said that she has adopted a new domicile by choice. जैसे कि मैंने बताया कि the moment you give up the citizenship of your native country and actually you move forward or migrate abroad to acquire the citizenship of that particular country, this is exactly the same time you actually give up with your domicile of the native country, right? Then the person requires to prove his her intention by act or declaration for changing the domicile. Find that actually a legal declaration is done that I am giving up with the domicile of a certain country. Fine. And then hence a forced residence abroad as a political fugitive refugee जो कि पलायन करके जो जाते हैं, fugitive यानी कि भगोड़ा, or for any other reason does not require to change the domicile of the person unless it is followed by voluntary adoption of the new domicile. So these are the key 4 points that actually talks about domicile by choice. Please take a screenshot. तो फिलहाल आपने दो कॉन्सेप्ट को देखा. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज द डोमिसाइल, द सेकंड कॉन्सेप्ट वाज सिटीजनशिप. तीसरा जो कॉन्सेप्ट जाता है वो है रेसिडेंट. नाउ व्हाट इज यू कॉल इट इज रेसिडेंट. मान लो जैसे कि इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, या फिर मेडिकल टूरिज़म के लिए भी लोग आते हैं, या फिर स्पिरिचुअल टूरिज़म के लिए भी लोग आते हैं. तो आपको पता होगा कि एक्चुअली जो वीज़ा होती है दैट एक्चुअली हैव स्टेइंग पावर ऑफ अप टू 6 months. आप किसी भी देश में if basically we talk about in India, you can stay here for 6 months as a tourist visa. Fine. तो मान लो if any traveler come to in India like a Portuguese or someone that actually has more inclination towards the beaches and the क्या कहते हैं कि tourist spots of Goa, right?
if they go there and live for like 5.5 months or up to 6 months, within 6 months they need to revert back to their home, fine. तो कोई गोवा जाता है मान लो फॉर द फैंटेसाइज रीज़न, या फिर कोई ऋषिकेश जैसे जगह पे कोई लोग जाते हैं फॉर योगा प्रैक्टिसेस, कोई कोर्स वगैरह करने के लिए आते हैं। फिर जैसे कि बिहार में बोध गया है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से लोग आते हैं, कंबोडिया से, लाओस से, थाईलैंड से, म्यांमार से, इन कंट्री से लोग आते हैं विपासना योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, योगा सीखने के लिए। या फिर वहाँ पे बहुत सारे मोनेस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे वो एक सर्टेन पीरियड के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए वो रिटेन करते हैं, खुद को रखते हैं। तो फिर यहाँ पे ये एक कारण हो जाता है, रिलीजियस कारण, स्पिरिचुअल कारण, घूमने के कारण। या फिर मान लो कि कोई बैंगलोर और चेन्नई में आता है, वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के बेस पे कोई आता है, और यू बेटर अंडरस्टैंड कि अच्छे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर करने के भी चांसेस लगते हैं। तो दीज पीपल एक्चुअली स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, फॉर 2 months, 1 month, 5 months, up to 6 months from their arrival, they can stay in India. तो किसी ना किसी जगह पे लोकेलिटी में वो रहते होंगे, राइट। तो दे व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस दे आर गिवन in the context of constitutionally or political context of the country. They can't be given citizenship, fine, they can't be given domicile, so they are called the resident. A resident is someone that actually live for a certain period, not like a tourist कि वो 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए फॉर लाइक अ मंथ वो वहाँ पे रहे, थोड़ा लंबा स्टे, उनका पर्पस भी रहे, तो दे आर कॉल्ड रेसिडेंट। अच्छा, मान लो कि वो कोई जरूरी नहीं कि बाहर से ही आए, आप ही कहीं अपने देश में ही किसी दूसरे जगह पे जाओ, राइट, जॉब करने के हिसाब से जाओ। मान लो कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने आपको कहीं भेज दिया पढ़ाने के लिए फॉर 2 months, 3 months, 5 months, 6 months, तो यू हैव द राइट, एक तो सिटीजनशिप होती है, बट उसके अलावा डोमिसाइल तो नहीं रहती है, क्योंकि सिटीजनशिप नेशनली हो गई, डोमिसाइल स्टेट बाउंड हो गई। लेकिन जो एक राइट जो आपके पास रहेगी वो है, या फिर जो आपके साथ टर्म यूज़ किया जाएगा वो है रेसिडेंट, फाइन। तो residence is a location where you may live part time or full time. A domicile is a legal address, and your domicile is located in the state where you pay taxes. So this becomes the technical thing that you are actually paying your land tax, housing tax, whatever kind of tax that actually is required by the state for the fulfillment of their revenue, the records. The residence is a local location where you may live for part time or full time, as actually I have been mentioning there. 2, 4, 5, 6 महीने अगर कोई बाहर के लोग आते हैं, और लोकल के लोग तो फिर बहुत टाइम तक रह सकते हैं। अब जिनकी जॉब होती है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग वाली, राइट, अब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और वो ऑल ओवर इंडिया रहती है, तो वो तो रेसिडेंट होते रहेंगे ना थ्रू आउट देयर सर्विसहुड, लाइक 25, 35, 30 years. तो दिस बिकम्स द टेक्निकल डिफरेंस इन बिटवीन डोमिसाइल एंड रेसिडेंस, फाइन। तो अब हम बात करते हैं डोमिसाइल इन इंडिया। एनी पर्सन कैन एक्वायर डोमिसाइल इन इंडिया बाय मेकिंग अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग ऑफ हिज or desire to acquire a domicile in India, provided she has been resident of India for at least 1 year prior to making of the declaration. Now what does this mean? कोई भी पर्सन इंडिया में डोमिसाइल को अक्वायर कर सकता है डिक्लेरेशन देते हुए, ठीक है, इंडिया, प्रोवाइडिंग ही शी हैज़ बीन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 1 year प्रायर। जो भी डिक्लेरेशन देते हैं उससे 1 साल पहले एटलीस्ट कम से कम वो इंडिया में रह रहा हो। एंड द सेकेंड थिंग इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली बीन इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो व्हाट इज माई पॉइंट आई एम मेंशनिंग हियर, द स्टेट गवर्नमेंट इशू द डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट अ पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ अ सर्टेन स्टेट। तो फाइन, अगर आपको वेन एवर यू कम टू अक्रॉस दिस थिंग दैट कि डोमिसाइल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ अगर रहती है, तो दैट इज एक्चुअली बीन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ. So if in the context of upcoming JPSC examination or the UPSC examination, if you come to know about this particular thing कि डोमिसाइल सर्टिफिकेशन हुआ, चाहे डोमिसाइल इन इंडिया हुआ, फाइन, या फिर डोमिसाइल बाय चॉइस हुआ, चाहे डोमिसाइल बाय बर्थ हुआ, व्हाट इज़ डोमिसाइल एंड देन व्हाट इज़ डोमिसाइल इन सिटीजनशिप और रेसिडेंस. तो ये जो टेक्निकल की डिफरेंस है दैट यू आर गोइंग टू मेक द राइट. आई होप यू गॉट टू द पॉइंट. तो ये हमारी पहली पॉइंट थी डोमिसाइल की टेक्निकलिटी से एंड थ्रू आउट ऑल द नोज हाउस ऑफ दिस टर्म.
अब हम जानेंगे कि डोमिसाइल के रिगार्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 में एक्सक्लूसिवली डोमिसाइल के बारे में बात किया गया है। एंड देन यू कैन सी कि डोमिसाइल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में पार्ट 1 में आएगा कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और discriminated against in respect of any employment or office under the state, and that actually has been mentioned in the article 16(2) of the Constitution of India. ठीक, तो किसी भी नागरिक के साथ कुछ उनके जो भी बैकग्राउंड है उसके ऊपर मतभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो कि रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, डिसेंट है और प्लेस ऑफ बर्थ है, इवन रेसिडेंस भी है। ठीक है, दैट एक्चुअली कम्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ये 16(2) इस चीज़ के बारे में बात करती है स्टेट के अंदर में। सेकंड जो प्रोविज़न होती है वो एक्सक्यूज मी, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment. So this becomes basically the article 16 clause 3 of the Indian Constitution. तो ये क्या बात करता है कि पार्लियामेंट यानी कि मे बाय प्रिस्क्राइब एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बात करती है बेसिकली दोनों। तो उसके जो अलग अलग जो दो प्रोविजंस हैं, दो क्लॉज हैं, उसके बारे में डिस्कस कर दिया गया है। राइट, फाइन। अब हम समझना चाहेंगे कि 1932 को ही बेस ईयर क्यों माना जा रहा है। वाई 1932 हैज़ बीन चूजन एज द बेस ईयर नॉट ओनली बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट बट आल्सो बाय बाबूलाल मरांडी गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी इन 2002 ईयर। सो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं दैट एक्चुअली आई वांट टू मेंशन यू अबाउट इज इन झारखंड लैंड सेटलमेंट सर्वे एक्चुअली बिगेन एज सून एज 1901 मीन्स 1901 means 1901 from that year, and that actually continues till up to 1994 in some areas like Giridih, Koderma and maybe Latehar if I am not mistaken. So these are something the dates like 1901 से लेकर के 1994 तक अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट में लैंड सेटलमेंट सर्वे होते रहे हैं। नाउ इसका एक इम्पॉर्टेंट आउटकम क्या होता है, इस साल तक झारखंड वाज एन फॉर्म, झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2000, ठीक है, 2000 में आया था। तो देयर वाजन द कॉन्सेप्ट ऑफ झारखंड। तो कुछ बिहार के और भी जो आज की जो एग्जिस्टिंग बिहार है उसके भी एरिया में लैंड सेटलमेंट सर्वे होते रहे होंगे। तो ऐसा कुछ एक मापदंड नहीं रहा होगा। फाइन, जैसा कि आप झारखंड के बारे में जानते ही हैं, फाइन, संथाल परगना, ठीक है, सिंहभूम, इसको पक्का से डिवाइड कर दो तो नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और फिर ये पलामू, ये 5 डिवीज़न जो हैं आपके वो आ जाते हैं। तो हर जगह पे अलग अलग गवर्नेंस के मतलब इंग्लिश के टाइम में गवर्नेंस के रहने के कारण और पब्लिक पॉलिसीज़ होने के कारण, लैंड सेटलमेंट रूल होने के कारण हर जगह पे अलग अलग तरीके से लैंड सेटलमेंट सर्वे किया गया था। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर था कि मतलब हर जगह पे ये जो डिफरेंस जो आपको दिखता है 93 ईयर्स का, गुड 93 ईयर्स का, वो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट। तो 1932 वाले लैंड सेटलमेंट सर्वे को सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्यों माना जाता है? तो ये पहली बार हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया, नॉट इन इंडिया, ऑफ दिस एरिया, कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ, मेथडोलॉजी के साथ सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लैंड सेटलमेंट सर्वे इनिशिएट की गई थी एंड कंडक्ट की गई थी। फाइन।
खास करके 1932 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक लैंड सर्वे हैपेंड। फाइन, जैसे कि मैंने मेंशन किया है, नो मेजर लैंड सेटलमेंट हैपेंड आफ्टर दैट इन छोटा नागपुर। ईदर यू टॉक अबाउट छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर। लेकिन इसके बाद इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्योंकि इसने बहुत सारे बेस को इस्टेब्लिश किए थे, बहुत सारे लैंड होल्डर्स को इस्टेब्लिश किए थे, रेवेन्यूज़ को, सोर्सेज को, क्योंकि काम में उनका ये होता है ना, रेवेन्यू के डिटर्मिनेशन के लिए ही ये चीज़ किया जाता है, तो वो भी इस्टेब्लिश किए थे हम। फिर ये इसकी दो एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हो जाती हैं। अगला जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल कारण हो जाता है कि वेव्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन बंचेस हैपेंड ऑनवर्ड। ये भी कहा जाता है कि 1932 के बाद या लमसम अराउंड माइग्रेशन जो है आसपास के राज्यों से, यानी कि उस समय तो बिहार था, लेकिन आज के बिहार से, यूपी से, बंगाल से, तो लोग घुलने मिलने लगे। और जो आदिवासी, जो नेटिव आदिवासी पॉपुलेशन थी, वो इन द सेंस ऑफ परसेंटेज, नॉट इन द इन न्यूमेरिकल्स, इन परसेंटेज दे स्टार्टेड टू श्रिंक। कितना कि आपको आगे बताता हूँ मैं। इन छोटा नागपुर ड्यूरिंग अकबर्स रेन, राजा टोडरमल कंडक्टेड अ लैंड सेटलमेंट सर्वे ऑन अ लिमिटेड स्केल दैट वाज कॉल्ड पैमाश। तो पैमाश, जिसने भी मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है, दे मस्ट हैव बीन नोइंग बाय टाइम कि ये जो मतलब जैसे कि अभी आपने कहा ना, क्या कहते हैं, खातियान या फिर लैंड सेटलमेंट सर्वे, तो ये पैमाइश एक टेक्निकल टर्म है जो कि मेडाइवल इंडिया में यूज़ किया गया था। तो छोटा नागपुर एरिया में, हालांकि पूरा का पूरा छोटा नागपुर तो था नहीं मुगल्स के अंतर्गत में। द एंटायर छोटा नागपुर डिडंट लाइड अंडर द मुगल्स टेरिटरी, बट the part of the those Chota Nagpur area and then those Palamu area that actually was skilled, that was actually determined for the purpose of determination of land settlement during the reign of Akbar under टोडरमल। टोडरमल की लैंड सेटलमेंट की पॉलिसी बहुत फेमस है, आपने मेडाइवल हिस्ट्री में भी इसको देखा होगा। तो ये झारखंड में कि स्मॉल लेवल पर, लिमिटेड स्केल पे, यानी कि आज की डेट पे जो कॉम्प्रिहेंसिव जो झारखंड है वो सब एरिया पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे कि नॉर्थ हो गए, कुछ साउथ तक हो गया और पलामू का हो गया, इन सब में इन्होंने कुछ कराया था जिसकी एक टेक्निकल टर्म है पैमाश। एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ 1941 सेंसस, क्योंकि 1932 के बाद जो सबसे पहला जो सेंसस आता है वो है 1941। तो सब्सिक्वेंट डाउनफॉल इन आदिवासी पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, दैट इज़ एक्चुअली जो कि 1941 में 44% था एंड 2011 में 26.2% है। ओके, तो आप कंसिडर करो कि ऐसा तो नहीं है कि बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिकल कारण, बिकॉज ऑफ एनी एंथ्रोपोलॉजिकल कारण, बिकॉज ऑफ एनी सोशल पॉलिसी और गवर्नमेंटल पॉलिसी ऑफ नसबंदी, समथिंग लाइक दिस, एनीथिंग लाइक दिस, ये पॉपुलेशन गिर गई होगी। इट इज़ मोस्टली बिकॉज मान लो कि झारखंड है, फाइन, मान लो कि ये आदिवासी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक टाइम में मान लो कि 100% आदिवासी हैं, फिर कुछ सादांश हो गए, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइक 50% हो गए, फिर और कुछ आदिवासी बढ़े, कुछ और सादांश बढ़े। तो ऐसे 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 आप देखोगे पॉपुलेशन के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से तो नहीं मैं कह रहा हूँ, नंबर में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज में वो 44 से 26 आज की डेट में हो गए हैं। कौन? आदिवासी ऑफ झारखंड। तो उनका ये मानना है कि ये एक वाटरशेड मूवमेंट था 1932 इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड, आज के झारखंड में, या मतलब ठीक है आज के झारखंड में, कि जब एक इम्प्लीकेशंस होता है आउटकम ऑफ आउटर पॉपुलेशन जो कि यहाँ पे आकर के सेटल डाउन हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि 1932 के आपको अगर कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हो या किसी भी एग्जामिनेशन से अगर 3-4 पॉइंट्स में अगर बुलेट पॉइंट्स में को पूछा जाता है तो 1932 को ही बेस क्यों माना जा रहा है, इसका एक मेजर कारण ये है।
अब एक थ्योरी जो होती है कि जो कि आज के डेट में बात हो रही है कि 1964-65 तक कोल्हान में चला, मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि ये सब थोड़ी सी पॉलिटिसाइज ज़्यादा इशू हो जाती है। जो कि हमारा रिलेवेंट पॉइंट होता है इस डिस्कशन में, इस डिस्कोर्स में, जो कि लागू हुआ है, जो कि पास किया गया है, हम उसी से रिलेटेड ही बात करेंगे ताकि हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है इस क्लास की वो मेंटेन रहे। नाउ व्हाट मेक्स झारखंड स्पेशल। तो अब ये बात एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है हमारी कि झारखंड को मतलब स्पेशल, व्हाट मेक्स झारखंड स्पेशल। झारखंड को ही, झारखंड में ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड के बारे में या बगल के उड़ीसा में आपने ऐसा चीज़ों के बारे में क्यों नहीं देखा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं दैट एक्चुअली आई थिंक यू शुड गेट टू नो दैट थ्रू दो झारखंड वॉज फॉर्म्ड इन 2000 अलॉन्ग विद 2 अदर ट्राइबल स्टेट छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी कुछ अच्छे खासे पॉपुलेशन हैं। इनफैक्ट जैसे कि राजी हो गए और भी 2-4 हो गए जो कि इमीडिएटली मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कुछ हुआ था काम, तो उसमें राजी पे मैंने वो दिया था, इंटरव्यू दिया था। तो एक राजी जनजाति उनकी होती है। तो कुछ कुछ जो हिमालयस के जो है ना ट्राइब्स, वो उनका बसेरा होता है इस स्टेट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट छत्तीसगढ़ तो है ही। छत्तीसगढ़ में इनफैक्ट देयर आर 42 ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स that actually have been notified by the president, that is way more than our Jharkhand, that is 32, right? तो provision, second point is provision of Land Tenancy Act makes it special on them। ठीक है, कुछ जो लैंड टेनेंसी एक्ट्स जो पास किए गए हैं ये झारखंड के रिगार्डिंग में बहुत स्पेशल और एक्सक्लूसिविटी इसको देते हैं। और वो क्या है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, दिस इज़ द फाइनल वन, राइट। जो पहला वाला आया था वो सिद्धू कानू के, वो संथाल हुल के बाद ही आया था 1855 में। बट जो फाइनल जो इनके कंसोलिडेटेड जो फॉर्म हुई है वो 1949 में हुई है। एंड द थर्ड वन इज़ विल्किंसन रूल, जो कि अभी तो वैसा नहीं एग्जिस्ट करता है, बट एक इसकी इम्प्लीकेशन रही हैं हिस्टोरिकली। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, यस। तो अब आप जैसे कि छत्तीसगढ़ का एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, खास करके आई हैव बीन देयर इन फॉर अ वाइल। तो छत्तीसगढ़ में लैंड एक्सचेंज, लैंड सेल, लैंड परचेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दीज टेनेंसी एक्ट्स, फाइन। और इन सब के भी एक क्या कहते हैं कि साथ में जब ये बिहार में था तो बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 भी एग्जिस्ट करती थी या करती थी। और उसके अलावा बंगाल टेनेंसी एक्ट, अगर आप इसको प्रेसिडेंसी के हिसाब से कम्प्लीटली देखो तो वो भी 1885 का एग्जिस्ट करता था। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि झारखंड को ये टेनेंसी एक्ट के रूप में टेनेंसी के साथ इसको सेफ गार्ड करती हैं। इनके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके राइट्स को, लैंड राइट्स को खास करके सेफ गार्ड करती हैं। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेशन झारखंड के रिगार्डिंग में ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। And the third thing is point I have made that sale and purchase of land in other state is hassle free affair। तो बेसिकली जो टेनेंसी एक्ट है जो कि इनकी सेफगार्ड करने के लिए ही है, तो उसका वायलेशन नहीं हो और उसका क्या कहते हैं कि वो उनका जो पर्पस है, जो नेटिव पर्पस है, दैट इज़ द सेफगार्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्राइबल, नेटिव ट्राइबल ऑफ द एरिया। वो भी थाना के ही अंतर्गत में कोई एक आदिवासी दूसरे आदिवासी का ज़मीन को ले सकता है। ऐसा भी नहीं है कि सिंहभूम का, छोटा नागपुर का जाकर के ले सकता है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको मैनेज करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ही इन सब चीज़ों को पास किया गया है। और यही झारखंड को स्पेशल बनाता है, जो कि अदर स्टेट से यहाँ पे थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि फियास्को इज क्रिएटिंग फियास्को एंड कॉज इन दिस स्टेट, फाइन। अगला पॉइंट आएगा हमारा कि वाई इज लैंड सेटलमेंट सर्वे इम्पॉर्टेंट। तो लैंड सेटलमेंट सर्वे को ही इम्पॉर्टेंस क्यों दिया जाए, फिर एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है। तो इसमें कुछ मेरे 6-7 कुछ पॉइंट्स जो मैंने मैनेज किए हैं, वो है कि टू मेंटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, फाइन। तो सबसे पहले आप देखोगे तो मेंटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ये कौन करेगा, प्रशासन करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, राइट।
तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये ज़रूरत होती है क्या कहते हैं, रेवेन्यू स्टेट को रन करने के लिए, बजट को मेंटेन करने के लिए, एंड बेसिकली स्टेट भी जान पाते हैं कि उसके किस लैंड पे किसका किसका हक है, जहाँ से उसकी रेवेन्यू आती है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हुआ टू मेंटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड टू मैनेज लीगल ऑक्यूपेशन। अब ये सिविल राइट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ होम, लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द रेजिडेंट, ऑफ द लोकल पीपल, ऑफ द नेटिव पीपल। तो फिर आप झारखंड के सेंस में इधर यू टॉक अबाउट द ट्राइबल और द नॉन ट्राइबल, या द सदान या मूलवासी, ठीक है। तो टू मेंटेन लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द resident of the local people, that actually comes under the civil right, to maintain revenue record for the government, so that actually comes under the administration. Then manage record holders name, now this also becomes important कि आपके फादर का क्या नाम था जिसके बेसिस पे आप खतियान वगैरह आज की डेट में आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये पर्सनल लेवल पे आपकी हो गई, जहाँ जाओगे वहाँ पे उस हिसाब से आपका इसका you can actually efficiently dispose the records of the government for your personal utility in any scope of administration in the state. Then various GM यानी गैर मजरवा लैंड्स, लाइक जैसे कि गैर मजरवा लैंड में भी ना कुछ उनके स्पेसिफिक होते हैं, कॉमन होते हैं। अच्छा, गैर मजरवा जनरली आर नॉट द गवर्नमेंट लैंड, जैसे कि रैयत होता है कि वो पर्टिकुलर होल्डिंग होता था, तो गैर मजरवा नॉट जनरली द, जैसे कि उसमें क्या है ना कि दो कुछ कैटेगराइजेशन, जैसे कि आम यानी कि कॉमन लैंड और खास स्पेसिफिक पर्पस लैंड। मान लो कि आपके गांव में अगर मेला वगैरह लगता है तो वो तो सरकारी लैंड नहीं था और वो किसी का अपना रैयत भी नहीं है, पर्सनल भी नहीं है, ठीक है। तो जो मेला वगैरह लगता है या जहाँ कभी आप देखते हो बचपन से कि क्रिकेट या फुटबॉल खेला जाता है, ये गैर मजरवा लैंड में आता है। तो ये आम पर्पस हो गया, ठीक है, जिसका कॉमन पर्पस यूजेज हो गया, और कुछ खास हो गए, स्पेसिफिक पर्पस हो गए, यानी कि सरकार ने वहाँ पे स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बनवा दी वगैरह वगैरह इन द ल्यू ऑफ दैट। तो कुछ ऐसे एग्जिस्ट लैंड करते हैं गैर मजरवा लैंड। फिर GMR जनरली नॉट यूज इन एग्रो, यानी कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर्पसेस। इसकी एक खास विशेषता और भी होती है कि दीज आर नॉट यूज फॉर, यानी खेती बाड़ी के लिए, या फिर हॉर्टिकल्चर यानी कि पशुपालन के हिसाब से भी दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड। सम लैंड आर रेंट एग्जेम्प्टेड बियॉन्ड रेवेन्यू असेसमेंट। तो कुछ जो लैंड्स होते थे जब स्टेट्स का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जब राजा और प्रिंसली स्टेट जो हुआ करते थे उनका कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो उनके लैंड को ना एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता था फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। वाई? Obviously, because they do not come under the purview of the administration of the government. As you must be knowing that by the independence, there exists as much as 562 princely state in the country of India, undivided India, right? तो उनके लैंड को जनरली एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था, यानी कि एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि रेवेन्यू फ्री होते थे वो। और आपको पता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ झारखंड दीज द रॉयल लैंड्स, यानी कि जो राजा के जो होते थे ज़मीन होते थे उनको राजहंस, टेक्निकल नाम से राजहंस जाना जाता है। और इसके अलावा भी 3 और तरीके के, यानी कि टोटल 4 तरीके के लैंड हुआ करते थे, जिनको मंजीहस, खुटकट्टी और भुइहरी कहा जाता था। तो मंजीहस जो खास करके जो बाहर के लोग आए, चाहे ज़मींदारी के हिसाब से जिनको ज़मीन वगैरह मिला, उसको मंजीहस कहते थे। खुटकट्टी जिसको मुंडास ने पहली बार टिल्ट किया, जिसको सबसे पहले यूज़ किया, और भुइहरी जिसको क्लियरेंस किया ओरांव जनजाति के लोग ने। तो ये 4 जनजाति के 4 तरह के जो लैंड है वो झारखंड में एग्जिस्ट हिस्टोरिकली करते हैं। फाइन। तो दिस मेक्स लैंड सेटलमेंट सर्वे इम्पॉर्टेंट कि आखिर इसको, मतलब अगर मान लो कि अगर 1932 एक बेस ईयर था, कि उसको बेस ईयर क्यों माना गया, अगर उसके लिए मैंने आर्गूमेंट दिए, तो ये जो सेटलमेंट सिस्टम है, सर्वे सिस्टम है, इसी को भी बेस क्यों माना जाएगा, तो इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स होते हैं ना। एक छोटा सा और है, लेस इम्पॉर्टेंट बट येट इम्पॉर्टेंट। तो वाई इज़ प्लानिंग एंड प्लानिंग, व्हाट इज़ प्लानिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि आप नियोजन नीति के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हो, या स्थानीय नीति के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि लोकल रेसिडेंस पॉलिसी के बारे में बात करें, तो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि इंडिया में आप जानते हो कि बड़े बड़े जो प्लान्स होते हैं वो 25-30 साल के हिसाब से बनाए जाते हैं, फिर 5 ईयर प्लान्स आते हैं, फिर 1 ईयर प्लान भी शुरू होते हैं। उसी हिसाब से अगर आप लोकेलिटी के हिसाब से अगर आप बात करो तो एक नेशनल लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है, फाइन। और फिर आपका क्या कहते हैं कि जो 3rd ईयर ऑफ गवर्नेंस होता है उसके लेवल पे होता है, यानी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के हिसाब से होती हैं। तो ये 3 अलग अलग तरीके से इनमें होता है। और 3 जो टेन्योर के हिसाब से यानी कि ईयर के हिसाब से होती है, वो 3 चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट है मेरा कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आई डोंट वांट टू डील इन डिटेल अबाउट दिस, बट इफ़ इट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा कि व्हाट इज़ रेसिडेंशियल पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हो रहे हैं कि स्थानीयता और नियोजन जो नीति जो हैं दोनों, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बारे में साधारण कुछ मैंने पॉइंट्स फॉर्मुलेट किए हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि स्टेट ऑन पॉलिसीज़ दे आर द मोस्ट स्टेट ऑन स्टेट इसके बारे में डिसाइड करता है कि उनकी रेसिडेंशियल और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ क्या होंगी। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली फॉर्मुलेटेड बाय द स्टेट इटसेल्फ हर्सेल्फ। प्लानिंग एंड टारगेटेड अप्रोच, यहाँ पे जो हमारा जो अप्रोच जो रहता है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्लान एंड टारगेटेड जैसे आप मनरेगा वगैरह देखते हो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट किया जाता है कि उनके जनरेशन में, उनके वेलफेयर में, उनके अपॉर्चुनिटीज़ में हम इंक्रीमेंट कर सके। हाउ? बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 90 डेज। तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो ये टारगेटेड अप्रोच में आता है। एंड प्लानिंग होती है कि उसके बारे में आप एक पृष्ठभूमि तैयार करते हो, यू क्रिएट अ बैकग्राउंड कि क्या क्या हम पॉलिसीज़ ला सकते हैं, क्या क्या प्लान्स ला सकते हैं, स्कीम ला सकते हैं जिसके हिसाब से ये काम करेगा। तो दिस मेक्स दिस 2 पॉइंट माय सेकंड बुलेट पॉइंट कि प्लानिंग एंड टारगेटेड अप्रोच। द थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ लोकल पीपल वाया जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो obviously when you talk about development, so development is different from the growth. Development is a overall and wholesome process and growth is a linear process. मान लो कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिया, इट्स योर ग्रोथ ऑफ इनकम। बट मान लो कि मैंने आपको 10,000 रुपये भी दिए हैं, आपको एक जॉब भी दे दी, आपके बच्चे को परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए एक स्कूलिंग की फैसिलिटी भी दे दी, गाड़ी वाड़ी भी दे दी, है ना। तो आपके एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस में जो आपकी एडिशन होता है that actually becomes development. क्यों? क्योंकि these all are the kind of dimension that actually brings any kind of goodness, any kind of wellness in your personality. तो development and welfare यानी कि कुछ मतलब क्या कहते हैं कि इस हिसाब से कुछ प्लान्स जो कि उनमें क्वांटिटेटिव के हिसाब से वेलफेयर लाया जा सके। तो वो जो लोकल पीपल में जो वेलफेयर और डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा? वो जॉब के हिसाब से होगा और अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से होगी। व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज़ हियर? तो जॉब इज समथिंग दैट एक्चुअली यू गेट एंड यू डू वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और द कंसिडर्ड पीरियड ऑफ टाइम लाइक टिल योर रिटायरमेंट और समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी? तो जैसे कि मनरेगा इन इटसेल्फ इज एन अपॉर्चुनिटी. It's not a job, though technically you can say that job card is been made, but it's in kind of opportunity, like the work of data entry. वो तो थोड़े टाइम के लिए होता है, but this actually becomes an opportunity. मान लो कि I am taking this class in this institute, तो this become what? This become an opportunity because this is not for the very varied period of time. This is for a limited time, right? So this is called opportunity, and this with the stability it comes. It is known as job, right? The next point comes the trade and commerce enhancement. तो जैसे कि आपने एक कुछ चलो ठीक है उसको शायद हम अच्छा ठीक है इसे भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मतलब कॉमर्स एंड ट्रेड बेस्ड ऑन आदिवासी डोम, यानी कि आदिवासी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उनके अपने पर्सनल एक्सचेंज के हिसाब से। अब वो क्या हो सकता है, जैसे कि इफ़ पीपल आर आदिवासी द नेटिव, they are more dependent on the forest derived products. ठीक है, everybody is dependent on them, but हर किसी के पास कंजम्पशन के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि किसी के पास फॉरेस्ट का ऑप्शन है, किसी के पास नहीं है। तो एक ऐसा चैनलाइजेशन हो
और जैसे कि आप हाट वगैरह जाते हो तो वहाँ क्या होता है कि दूर दूर से लोग सामान बेचने आते हैं और दूर दूर से उसी के खरीदार भी लेने आते हैं। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंशन दे दिया जाए, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया जाए। क्यों ना एक रीज़न से, यानी कि अगर मान लो कि सिमडेगा से कोई संथाल परगना में या फिर कोई पलामू से कोई घाटशिला में, कोई मूसाबनी में, ईस्ट सिंहभूम में कोई अपना सामान ऑन द बेसिस ऑफ लाइक प्लेटफॉर्म, वेरियस प्लेटफॉर्म, मान लो कि अगर आदिवासी कॉमर्स के हिसाब से बात करो, चाहे बिजनेस सेंटिमेंट के हिसाब से बात करो, चाहे लोकल सेंटिमेंट के हिसाब से बात करो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंटिमेंट के हिसाब से बात करो, कि अगर जैसे कि यूपी में है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे हैव अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन मार्केट। तो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट की किसी न किसी तरीके से विशेषता होती है। झारखंड में भी ऐसी है मिनरल्स के हिसाब से, बट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हम डिफरेंट कर सकते हैं, राइट। कि अगर इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर एक चीज़ ज़्यादा बनती है तो वो थ्रू आउट अदर डिस्ट्रिक्ट, जो 23 और अदर्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हम कंज्यूम करा सकें। तो इससे एक स्पेशलाइजेशन भी क्रिएट होती है और स्पेसिफिक डिमांड भी क्रिएट होता है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स इन्हांसमेंट भी रेसिडेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट हो जाता है। आफ्टर डैट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर, माउंटेन्स। अब इसकी जो यूटिलाइजेशन है ये हमारा पंचायत के हिसाब से होगा कि जो भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। फिर बेनिफिट इन कल्चर एंड ट्रेडिशनल अफेयर एंड कॉमर्स। जैसे कि मैंने वही बात की, खास करके अगर झारखंड में बात करो आप तो दिस इज़ अ आदिवासी डोमिनेंट, नेटिव डोमिनेंट स्टेट। तो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल अफेयर्स एंड कॉमर्स, अब जैसे कि आदिवासियों की एक प्रोडक्शन होती है, डोगरा आर्ट्स होती है, इनका खाना होता है, उसका होता है, फिर इनका क्या कहते हैं कि इनका अपना एक, आपने देखा होगा रेड एंड वाइट कलर का गमछा होता है, वो वेस्ट कोट होता है। तो एक इनकी डिफरेंट जो भी चीज़ें होती हैं, एक जो कि इनकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करती हैं। तो वो जो कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकते हैं, प्रैक्टिसेस हो सकते हैं थ्रू आउट ऑल द पीपल, नॉट ओनली आदिवासीज, थ्रू आउट ऑल द पीपल, एंड देन यू एक्चुअली कम टू acclaim and then recognize their existence, their identity especially। तो इन चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। लेटर ऑन बेटर लोकल सेल्फ गवर्नेंस अलाइनमेंट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हर अच्छे बड़े में तो हैं ही, इनफैक्ट छोटे भी आदिवासी जो भी हैं, जैसे कि मानके मुंडा हो गया, जो भी नोकलो शोहर हो गया, ये जो भी आपके इनके लोकल सेल्फ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, इनकी एक बेटर अलाइनमेंट होनी चाहिए स्टेट लेवल गवर्नेंस के साथ। तो ये भी इंश्योर हो पाएगी होपफुली, इट इज़ नॉट वेरी एविडेंट बट होपफुली। एंड देन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी दैट एक्चुअली कम्स अंडर द रिजर्वेशन पॉलिसी, नॉट अंडर द रेसिडेंशियल पॉलिसी। दो इसकी बेसिस रेसिडेंशियल भी होती है कि आप यहाँ के निवासी हैं कि नहीं, स्थानीयता है कि नहीं, बट व्हेन एक्चुअली दिस थिंग गेट कन्फर्म्स, इट एक्चुअली कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो इसमें आपको कौन सा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस एरिया में या किस कम्युनिटी के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कम्युनिटी अभी आगे है, पीछे, उनके क्या स्टेटस है। आप सेंसस के बेसिस पे भी देख सकते हो आप। उसके बाद आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो खास करके झारखंड में 77% अप टू अनाउंस की गई है, तो ये जो चीज़ें आती है वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ही अंदर में आती है। एंड आफ्टर दैट लोकल एंड नियर बाई विलेज एरिया जॉब्स, तो ये भी आपकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में आएगी। जैसे कि मान लो कि अगर प्राइमरी स्कूल में, खास करके झारखंड में, ये रघुवर दास गवर्नमेंट में एक प्रोविज़न आया था कि जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होंगे वो उसी गांव के या आसपास के क्षेत्र के ही बनाए जाएंगे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ क्रिएशन ऑफ जॉब, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एक जो लाइक माइंडेड मेंटालिटी होती है और आपकी उपलब्धता भी होती है, आपकी प्रेजेंस भी होता है। तो उसके हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, क्योंकि झारखंड में माइनिंग और मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज का भी ह्यूमंगस एक अपॉर्चुनिटी है। तो उन सब जगहों पे भी इनकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जेनेसिस, राइट। तो दीज आर द सम पॉइंट दैट एक्चुअली आई हैव मेंशन्ड अंडर द रेसिडेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स। फाइन। अब जो सबसे डिबेटेड टॉपिक है इन पूरी फियास्को का 1932 की जो पॉलिसी एडप्ट की गई है, बेस ईयर जो एडप्ट माना गया, तो इसकी एक अनदर डायमेंशन ये होती है कि इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करके इसको शेड्यूल 9 में ही डाल दिया जाए।
तो दिस एक्चुअली टेक्स टू ourselves to the next topic, that what is Schedule 9 of the Indian Constitution. तो बेसिकली यू मस्ट हैव बीन नोइंग बाय नाउ कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो शेड्यूल थे वो थे 8. द 9th वाज एक्चुअली अडॉप्टेड just after the application of or the implementation of the constitution of the country in 1951 by the Jawaharlal Nehru government. So why did schedule 9th or why was the first amendment act was adopted by this time only? तो जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी कानून थे, जैसे कि ज़मींदारी का एवोल्यूशन होता है, तो ज़मींदारी आप जनरली जान रहे हो यूपीएससी के हिसाब से, जेपीएससी के हिसाब से, या भी बिहार यूपी के हिसाब से भी कि ज़मींदारी एवोल्यूशन ऐसा होता है. बट दिस वाजंट द ओनली वन थिंग दैट एक्चुअली वाज डन अवे विद दिस constitutional amendment, the very first constitutional amendment. Actually, as much as 13 type of land reforms laws were placed under the schedule 9 of the Indian Constitution. तो एक शेड्यूल ही को सीधे जोड़ दिया गया. इसके अब शेड्यूल को जोड़ने का मतलब क्या होता है, शेड्यूल 9 को लाने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ. पहले इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ कि इम्प्लीमेंटेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो आप या तो ये कह सकते हो कि शेड्यूल 9 वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द या द आउटकम ऑफ द फर्स्ट constitutional amendment that was in 1951. Yeah, you can say that the evolution of zamindari's and those land reformation acts, जिसमें आपके CNT और SPT भी आते हैं, ठीक है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ये भी आते हैं. तो इन सब को ही शेड्यूल 9 में ही डाला गया. इस तरह के 13 लॉज को, लैंड रिफॉर्म्स लॉ को सीधे शेड्यूल 9 में ही डाल दिया गया. और आज की डेट में ये तो पहली क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट के साथ में डाला गया था. और आज की डेट में व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू in 2022, as much as 284 land reform laws has been actually kept under the purview of Schedule 9 of the Indian Constitution. 284. और पहले साल में जब शुरुआत में वो 13 थे. 2016 या 17 में यूपीएससी ने इसके बारे में भी एक क्वेश्चन किया था. तो सेकेंड पॉइंट है कि डील्स इन लैंड रिफॉर्म्स एरिया. फाइन. नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर. तो नॉन जस्टिशिएबल व्हाट डज इट मीन कि कोर्ट के पास आप नहीं लेकर के जा सकते हो, वेदर इट इज़ लोकल, वेदर इज ए हाई कोर्ट, वेदर इज ए सुप्रीम कोर्ट. बट देयर इज एन कैच कि दिस शुडंट बी बियॉन्ड बेसिक और कोर स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल राइट्स. कि आपके जो भी लॉज लाए गए हों जिसको कि शेड्यूल 9 में डाला जा रहा हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, आप एक बार अपनी पॉलिटी के बुक में निकाल के देख लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने किसको किसको माना है, ठीक है. एंड द फंडामेंटल राइट्स FR, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए. इट शुडंट एक्चुअली ओवरलुक दीज टू फैक्टर्स बिफोर गेटिंग इनटू द शेड्यूल 9 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. या देन अमेंडमेंट वाया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ओनली. तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि अगर इसमें बदलाव कल के डेट में लाने भी हों तो वो कैसे आएंगे. अब क्योंकि उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तो उसमें कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि ये दो फैक्टर्स यानी कि कोर बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट नहीं करता हो. तो सुप्रीम कोर्ट का तो एक्टिविज्म नहीं चलेगा. तो उसमें कैसे बदलाव आ सकते हैं, तो वो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा से, राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट का साइन करवा करके आप उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं. दिस बिकम्स द मोर टियरसम प्रोसेस. तो इसमें फिर इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि फिर पॉलिटिकल विल की मैटर आ जाती है इसमें कि इसमें क्या बदलाव आएगा नहीं आएगा. ये फिर इस हिसाब से बिहेव करने लगती है, ना कि मेरे आपके PI डालने के हिसाब से भी, PIL डालने के हिसाब से भी ये फिर काम करेगा. एंड द फाइनल थिंग्स इज कि CNT एक्ट एंड SPT एक्ट ऑफ झारखंड आर केप्ट हियर. तो शेड्यूल 9 में गवर्नमेंट क्यों लानी चाहती है, शेड्यूल 9 में इसलिए लाना चाहती है बेसिकली कि जैसे कि 2002 के जो लाए गए थे उसमें जो बिल लाया गया था तो वो स्टैंड नहीं कर पाया और वो हाई कोर्ट में फिर रिजेक्ट हो गया था. तो गवर्नमेंट इस परव्यू से बाहर निकलना चाहती है, ये नहीं जाती है. मतलब टेक्निकली द गवर्नमेंट वांट्स, द झारखंड गवर्नमेंट वांट्स टू कीप इट अंडर बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, and it to be only ramify and rectify by the process of parliamentary proceeding whenever required for the purpose of amendment, right? So this is the kind of safeguard the government, the Jharkhand government is trying to give to the government. So this is the basic fundamentals of Schedule 9 of the Constitution
of the country of India. So ये हमारा आज का टॉपिक था एंड आई होप आपको मैंने जो पॉइंट्स अभी तक बताए हो, की पॉइंट्स में बताया हो, ये जो भी चीज़ें 1932 से रिलेटेड हैं और इसमें जो की टर्म्स यूज़ किए गए हैं उसके मीनिंग्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है. आई होप रियली यू हैव फाइंड दिस क्लास वर्थ एंड इफ सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर रिगार्डिंग दिस क्लास. टिल द नेक्स्ट टाइम आई एम रियली ट्राइंग कि अगले क्लास को मैं 2-4 टॉपिक और झारखंड और आदिवासी से ही रिलेटेड लाएँ, उनके रिलीजन से रिलेटेड लाएँ, उनके जो भी सोशल डिमांड्स हैं उनसे रिलेटेड लाएँ. Till then, thank you. Johar. This is Achal Prashid signing off. Bye bye.